अगर सब कुछ डेस्टिन्ड है, पहले से ही है, प्री डेस्टिन्ड है, तो फिर उसमें मेरे कर्म करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जन्म का कोई भी कर्म जन्म होने के पश्चात आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर इतना हम डिटेल में ये सारी चीज़ें जान सकते थे तो 200 साल तक तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, उससे पहले हम इन्वेजन्स को देखते रहे। सुपर पावर बनकर अखंड भारत बना जा सकता है, अखंड भारत बनकर हम सुपर पावर नहीं बने। इज इट इम्पोर्टेंट टू मैच कुंडली? और 18 से अगर नीचे गुण मिल जाए तो क्या वो शादी नहीं टिकेगी? गुण मिलाने की वेटेज तो 5-10% होती है। 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं पर कुंडलियां नहीं मिल रही। अभी से लेकर 2028 तक दुनिया को हिलाना है। इसी को थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा। दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अन्न दोष, भूमि दोष और पितृ दोष, ये महादोष है। ये किस तरह के योग होते हैं जो आपको इतनी प्रबलता से पहुंचाते हैं? ये बड़े स्ट्रॉन्ग योग होते हैं ज्योतिष में। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी ऐसा योग डिक्लाइन तो नहीं होगा। अगले इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपर हैंड है अकॉर्डिंग टू ज्योतिष दृष्टिकोण। अगली लोकसभा में। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है द रक्षपति शो में। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश से अलग अलग लोगों को आपको मिलवाते हैं जो देश भर में, या फिर आज के एपिसोड के संदर्भ में कहें तो प्रदेश, देश और देश से बाहर भी यहाँ पर एक इम्पैक्ट बना रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे हैं। और इसी एक कड़ी में हम आज के शो के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत हुई यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग से, लेकिन धीरे धीरे करते हुए अपने रूट्स, अपने कल्चर की ओर वापसी करते हुए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने पढ़ा, समझा, और आज के समय पर ना केवल वो अपनी कंसल्टेंसी हिमाचल में दे रहे हैं बल्कि हिमाचल से बाहर पूरे भारत में दे रहे हैं। उनके शोज जो हैं वो आप शो यूट्यूब वगैरह जितने भी जगह हैं वहां पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो क्लिप्स काफी वायरल होती है। ट्विटर पे उनकी प्रेडिक्शंस जो है वो सुनी जाती है, पढ़ी जाती है और हमेशा सटीक होती है। तो आज हम जिन गेस्ट से आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है रोहिताश्व त्रिवेदी जी, और ये सोलन के यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लगातार ट्रैवल भी करते हैं और हर मुद्दे पर प्रेडिक्ट करते हैं। और अभी तक इनकी प्रेडिक्शंस हुई हैं, मैंने कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं देखी जो गलत हुई हो। तो रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू जी। रोहित भाई, देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक बहुत वाइड फील्ड है, बहुत इतनी बड़ी फील्ड है कि आप ये रखिए कि हमारे घर में बच्चे के जन्म से शुरू होता है, हम तब वहां पर उसकी कुंडली बनाते हैं। शादियां होती हैं तो हम देखते हैं कुंडली मिलाते हैं। कोई बीमार होता है और जो डॉक्टरी इलाज नहीं हो रहा तो हम देखते हैं कुंडली में कोई ग्रह तो खराब नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसमें ये कुंडली क्या चीज है, और उसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि कितना ज्यादा ये मतलब मैटर करती है, कितना ज्यादा ये डिपेंड करता है व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा। तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में बताइए, ये वैदिक हमारे बीच में जो ज्योतिष है उसके बारे में बताइए। देखिए मुकुल जी, लेट्स स्टार्ट विथ ज्योतिष। हम ज्योतिष से शुरू करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भविष्य में झांकने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो भविष्य में झांकना, पीपिंग इनटू फ्यूचर, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, ये एक बेसिक ह्यूमन मानव स्वभाव है। आदि काल से ही बिजली कड़कने के बाद बारिश होएगी, गर्मियों के बाद वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु में बीज अंकुरित होंगे, फसल का हार्वेस्ट होगा, सीजन के अंदर एक चक्र चलेगा। भविष्य में झांकना, ये एक हमारा मानव जिज्ञासा रही है। अब इसमें क्या हुआ जी, कालांतर के अंदर ये आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे यहाँ पे कि अक्रॉस ऑल वर्ल्ड सिविलाइजेशंस, हम केवल इसमें आर्यव्रत भारतवर्ष की ही बात नहीं कर रहे, अक्रॉस ऑल मेजर सिविलाइजेशन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एक कॉमन फैक्टर रहा है। एक ओरिएंटल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, अरबिक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। ओवर generations and generations, millenniums, across all the civilizations, astrology has been one of the common factors. अब ज्योतिष क्या है? अब सबसे पहले हम यहाँ पे वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं कि देखिए मैंने वैदिक ज्योतिष में पढ़ाई करी है, मेरा डोमेन वैदिक ज्योतिष है, किसी और स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ बोलने के लिए। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है ये हम वैदिक ज्योतिष के ऊपर ही कर रहे हैं। देखिए
मान लीजिए मुकुल, आप अपने घर पे हैं आज और आप अकेले हैं जी जैसे आपके परिवार वाले या आपके मित्र वगैरह आज बाहर गए हुए हैं किसी भी कारण से, आप घर पे आज अपने अकेले हैं। आधी रात को आपकी नींद खुलती है। आपकी नींद खुलती है क्योंकि आपको प्यास लग रही है। आप देखते हैं कि बेड के साथ आपने पानी का ग्लास नहीं रखा। अब आपको उठ के किचन तक बाहर जाना पड़ेगा। आप अपने बेड से उतरते हैं, किचन की तरफ चलना शुरू करते हैं। कोई टॉय, कोई खिलौना, कोई वस्तु पड़ी थी रास्ते में, उस पर आपका पैर उलझ जाता है, आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है। आप उठते हैं, दोबारा किचन की तरफ जाना शुरू करते हैं, अंधेरा है, पावर कट हो जाता है, जी ठोकर लग जाती है, फिर से दीवार पे चोट लग जाती है। आप जैसे तैसे किचन में पहुंचते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, आप वापस अपने बेडरूम आते हैं। आपकी जिज्ञासा तो पूरी हो गई, पर चोट लगी, विलम्ब हुआ। जी जी क्राई, क्रेव, यू ब्लेम डेस्टिनी, किस्मत, you blame God, society, family, circumstances, Narendra Modi. Blame everybody and anybody about it. Now think about another day, और एक दूसरे दिन के बारे में सोचिए जहाँ सब कुछ ऐसा ही है। Let's say a parallel universe. सब कुछ सेम है। आज भी मुकुल अकेले हैं। आज भी उनको आधी रात को उतनी प्यास लग रही है जितनी पहले लग रही थी। आज भी वो अपने पास पानी का जग मग रखना भूल गए। अब आपको उठकर किचन उतनी ही दूर जाना पड़ेगा, उतना ही कर्म करना पड़ेगा। वो सारी ऑब्स्ट्रक्शंस, कठिनाइयां जहाँ आपको चोट लगी थी वो सब वही है। पर आज आपके पास एक टॉर्च है। आप वो टॉर्च निकालते हैं, यू मैन्यूवर अराउंड योर ऑब्स्ट्रक्शन। आप आसानी से एक अच्छा रास्ता ढूंढकर किचन पहुंच जाते हैं, पानी पीते हैं, वापस अपने बेडरूम में आते हैं, आराम से संतुष्ट होकर सो जाते हैं। ज्योतिष का आप संधि विच्छेद करोगे, ज्योत जमा ईश, ज्योत conjoined with ईश। ज्योत का मतलब होता है लैंप, जी ईश का मतलब होता है मेंटोर। जो ईश्वर ने वो ईश्वर, जी जी ईश होता है mentor। जी ज्योतिष का मतलब हुआ मेंटोर, एल्गोरिथम, पद्धति जो आपको रोशनी दिखाती है। जी और इन अदर वर्ड्स कॉन्सेप्ट आता है। कई बार सब्सक्राइबर्स आते हैं और कहते हैं कि रोहित जी कुंडली देखिए और उसको देखिए और बताइए किस्मत में क्या है। जी किस्मत, जी डेस्टिनी, मुकुल, जी बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। जी कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम सब यूज करते हैं जीवन में कई दफे कि ऑफिस जाना था, लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए, आज तो किस्मत ही खराब है। हाँ बिल्कुल, सबने यूज किया होगा ये शब्द, ये कॉन्सेप्ट जीवन में। जी इसका कोई हिंदी में या संस्कृत में पर्यायवाची सोचिए है? डेस्टिनी का डेस्टिनी, मतलब जैसे भाग्य कहते हैं। अब भाग्य भी यदि आप देखें, भाग्य संस्कृत में गणित, मैथमेटिक्स से आता है। ओ 20 को 5 से भाग्य करोगे तो 4 बचेगा, जिसको हिंदी में हम भाग कहते हैं। डिवीजन कहते हैं। जी जी डिवीजन कि मेरे भाग में एक चपाती है, एक ही है, 2 को खानी है तो आधी आधी बांट ली, आधी मुकुल के भाग में आई, आधी मेरे भाग में आई। डिवीजन को भाग कहते हैं। ठीक है ठीक है। किस्मत जो कॉन्सेप्ट है, डेस्टिनी, जी ये मोटा मोटा क्या कहता है? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी कहता है, इट सेज दैट फ्यू थिंग्स और सर्टेन थिंग्स आर प्री डिटरमाइंड और प्री डेस्टिन्ड इन लाइफ। कुछ चीजें या सब कुछ क्यों सर? पूर्व निर्धारित है। जी यही कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी। और इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी फ्रेज कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी कहता है कि जो एंड रिजल्ट है वो प्री डिटरमाइंड है, प्री डेस्टिन्ड है। जी आप क्या कर्म करते हैं इसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं इसी पे एक्चुअली क्वेश्चन लेकर आना चाह रहा था। जी। मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था। एक, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी चीज चलती है कि अगर सब कुछ डेस्टिन्ड है, पहले से ही है, प्री डेस्टिन्ड है, तो फिर उसमें मेरे कर्म करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि भाई आप जो भी कर्म करेंगे आपके भाग्य में लिखा है, जो कुंडली आपकी फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। हाँ, फ्री विल। तो बेसिकली अगर आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी गई है तो आप कुछ भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज जो कहा जाता है। दूसरा है कि ये एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी ऐसे जो प्री डेस्टिन्ड कोई भी चीज नहीं होती, और वहां पे होता है कि आप जो कर्म करेंगे, जैसे कि हमारे गीता में भी कहते हैं कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा ना करो। अब प्रश्न यही रहता है रोहिताशु भाई कि हमारे बीच में अगर हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, तो फिर एस्ट्रोलॉजी का जो एक पार्ट है जिसमें हमें बताता है कि आपको ये फल मिलने वाला है, तो वो कहाँ जाएगा? तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि आर वी ऑल फ्री टू डू सर्टेन कर्मास, या जो कर्म हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्री डिस्टिन्ड है, यानी कि फ्री विल होती है हमारी या फिर डेस्टिनी है? होती है। जी, मैं इसी के ऊपर आ रहा था। ये एक
बहुत मैंने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 15-20 सालों में देखा है कि हम बड़े किस्मत वादी बन गए हैं। जी जी जी। हम किस्मत, डेस्टिनी को मानते हैं। आमतौर पे प्राइमा फेसी जो पहला इंटरेक्शन होती है किसी भी सब्सक्राइबर के साथ, वो यही कहते हैं डेस्टिनी। जी तो यही डिस्कशन जो आप और मैं आज कर रहे हैं, ये दिस इज पार्ट ऑफ माय प्रैक्टिस। जी। सो एवरी कंसल्टेशन, जब भी हम किसी कंसल्टेशन में होते हैं तो सबसे पहले 10-15 मिनट यही डिस्कस करते हैं। जी। क्योंकि मान लीजिए मुकुल, आपको फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली कोई डर्मेटोलॉजी का इशू है, ठीक है। और आप चले जाएं किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो उनके स्किल सेट से डिफरेंट है, अलग है। जी। इसीलिए सबसे पहले ज्योतिष क्या होती है हम वो समझ रहे हैं। तो मैंने आपको भी टॉर्च वाली एक परिभाषा दी। जी जी अब यहाँ देखिए, टॉर्च आपके पास थी, जी। कर्म आप ही को करना पड़ा, टॉर्च से प्यास नहीं बुझी, जाना आप ही को पड़ा, मेहनत भी आप ही को करनी। अब डेस्टिनी कहता है कि फ्यू थिंग्स और सर्टेन थिंग्स, अगेन हम अपनी डिस्कशन पे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी या किस्मत कहता है कि फ्यू थिंग्स और सर्टेन थिंग्स आर प्रीडिटरमाइंड। जी। अब आप सब कुछ भूल जाइए, सारी किताबें भूल जाइए, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पे आ जाएंगे। ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है, ईश्वर कह लीजिए। जो हम आस्तिक भाई हैं, हमारे जो नास्तिक भाई हैं, उनके लिए इसको एवोल्यूशन कह लीजिए। उनकी एवोल्यूशन ने हमें ब्रेन दिया है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि अभी मान लीजिए मुकुल भाई, मैं एक मंजिल से छलांग मार दूं तो मेरे पैर टूट जाएंगे। जी। मेरे पैर टूटना डिपेंडेंट है कि मैं छलांग मारता हूँ बाहर एक मंजिल से या नहीं। बहुत सही, बिल्कुल ठीक। अगर मैं बाहर छलांग मारता हूँ तो मेरे पैर टूटेंगे। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, आपके साथ गप्पे मारता रहता हूँ, तो मेरे पैर नहीं टूटेंगे। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जो एंड रिजल्ट है वो प्रीवियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट से डिपेंडेंट होता है। जी, फाइनल रिजल्ट और द एंड रिजल्ट हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बट सम रिलेशन विद प्रीवियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्यास लग रही है तो अगर मैं अपना हाथ स्ट्रेच करके उठाकर पानी पीऊंगा तो प्यास बुझेगी। हाँ, ट्रू। नहीं, हम इसको क्या ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में हमें लगता है कि डेस्टिनी का जो प्रीडिटरमाइंड वाला कॉन्सेप्ट है वो फ्लॉड है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि ए will lead to B, will lead to C, will become D. Previous sequence of events will determine the outcome. और in other words, हम जो एक्शन लेंगे उससे हमारे को रिजल्ट मिलेगा। और in other words, हम जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। ये हुआ कर्म सिद्धांत। जी। ये जो कर्म सिद्धांत हुआ, इसके ऊपर वैदिक ज्योतिष बेस्ड है। वैदिक ज्योतिष किस्मत को नहीं मानती, हम किस्मत का खंडन करते हैं। वैदिक ज्योतिष कहती है कि सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब ज्योतिष क्या है? दिस इज मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द पॉसिबल बंडल ऑफ एक्शन रिएक्शन साइकिल्स व्हिच यू एज एन इंडिविजुअल कैन डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। और इन अदर वर्ड्स, आपके जीवन की जितनी भी ये केओस इक्वेशंस बनती हैं, एक्शन रिएक्शन, कि आपने इस समय पर ये निर्णय लिया, इससे अब ये और ये होगा अगले 20 साल में। इस समय में अगर आप ये निर्णय लो तो ये और ये होगा ऐसे। इस समय पे आप इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान ना दो क्योंकि ये नहीं होगा। और इन अदर वर्ड्स, मैं मुकुल भाई को ये बता सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे तो आपका भी बर्थडे वगैरह कुछ पता नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल कि मुकुल भाई की हमने कुंडली देखी। कुंडली देखकर अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है मुकुल। देखिए, कुंडली बनाने के लिए वैदिक ज्योतिष में हम हॉरोस्कोप, कुंडली, एक प्रकरण होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमारी ऋषि पराशर, उसे यूज करते हैं। उसके लिए हमें 3 बेसिक डेटा चाहिए। आपका जन्म स्थान, आपका जन्म दिनांक, तारीख, डेट, और आपका जन्म समय। तारीख और स्थान तो पता होता है, समय हमें एक्यूरेटली कई बार पता नहीं होता कि ना 4 से 4:30 के बीच में जन्म हुआ, 5 बजे के आसपास हुआ। कई बार पता होता है, कई परिवारों में ज्योतिष में मान्यता होती है, वो तो बिल्कुल डॉट रिकॉर्ड करते हैं। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर, अब इसमें एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारी प्रैक्टिस एग्जांपल जैसे है कि हम मान के चलते हैं कि आप जो हमें बर्थ टाइम दे रहे हैं उसमें 15 मिनट का एरर हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपका जन्म 1970s 80s का है, ठीक है। उस जमाने में तो डिजिटल क्लॉक ही नहीं होती थी, सुइयों वाली घड़ी होती थी। क्या पता बर्थ टाइम रिकॉर्डिंग में 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया हो।
सो वी कीप 15 मिनट्स इन माइंड की गलत हो सकता है। ठीक है, आप जो मुझे अपना बर्थ टाइम लेंगे उसके ऊपर मैं आपकी कुंडली बनाऊंगा, उसका अध्ययन करूंगा। ठीक है, अध्ययन करके अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, हम हमेशा कहते हैं कि लेस आई नो अबाउट यू बिफोर द कंसल्टेशन बेटर इट इज। अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मुकुल भाई जर्नलिस्ट हैं या मुकुल भाई ऐसे ऐसे हैं, तो एक बायस आ गया ना, ह्यूमन बायस आ गया। फॉर एग्जांपल आप और मैं फ्रेंड है, तो मेरे पास बायस है कि मेरा दोस्त है ये ऐसा ऐसा। लेस आई नो अबाउट यू बिफोर द फर्स्ट कंसल्टेशन बेटर इट वुड बी, क्योंकि ह्यूमन बायस आ गया। आपकी कुंडली देखकर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मुकुल आपका ने जो बर्थ टाइम दिया इससे ऐसा ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल कि मुकुल जब आप 2 साल और 3 महीने के रहे होंगे तब आपको ना कुछ हेल्थ इशू आया है, ये 3 महीने तक आपको परेशान करता है। फिर जब आप 4 साल 8 महीने के होते हैं, यहाँ से लेकर 7 साल की उम्र तक आपके फादर को कुछ प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रेस दिखता है। आपके 7th बर्थडे पे बड़े बदलाव आते हैं आपके चाइल्डहुड में, यहाँ पे शायद स्थानांतरण हुआ हो। इसके बाद 21 साल की एज में यहाँ पर आपका एक सिटी चेंज होता हुआ दिखता है। 2018 सितंबर से 2019 तक आप एंजाइटी में गए दिखते हो। जून 2020 से 2023 तक आप बड़ा एक एक्साइटमेंट फील करते हैं, यहाँ पे पर्सनल लाइफ एक्साइटेड होती है। यहाँ पर आपने पर्सनल लाइफ में कोई इनिशिएटिव लिया हो तो आगे चल के ऐसे ऐसे स्पैन आउट होगा। एक ये समय आपके जीवन में गया था, यहाँ पे आपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई चेंज किया होगा, उसकी वजह से 2 साल बाद इस समय पे आपको तनाव आया होगा। मैं आपको ऐसा एक ब्लूप्रिंट दूंगा। इससे आपके बर्थ टाइम की एक्यूरेसी पता चलेगी। अब अगर आपके बर्थ टाइम में 2, 4, 5, 10 मिनट का एरर है तो कोई भी एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर बड़े आसानी से उसको यहाँ कैलिब्रेट कर देगा। फिर आप मुझे अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि हाँ रोहित भाई ये जर्नी मैच हो रही है, मतलब आपका बर्थ टाइम ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे बीमार हुआ था, यहाँ पर पिताजी का स्थानांतरण हुआ था, यहाँ पर मैं हायर एजुकेशन के लिए गया था, यहाँ पर लेट्स से मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें आगे चल के ट्रबल आया, यहाँ पर लेट्स से मेरा रोका हुआ था, उन्हीं से आगे मेरी शादी हुई, आई एम हैप्पीली मैरिड। फिर आप मेरे से जो भी प्रश्न पूछें अपने जीवन के बारे में कि अच्छा नेक्स्ट जॉब चेंज कब करना चाहिए, कब होने के चांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट कब करूं, फैमिली लाइफ में क्या होगा आगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैं आपको सुपर एक्यूरेटली का मतलब है कि इस हफ्ते से इस महीने के इस हफ्ते से इस महीने के इस हफ्ते के बीच में ये होगा। आपको पूरा ब्लूप्रिंट, जिसको हम प्रिडिक्शन या भविष्य फल कहते हैं, आपके जीवन का दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे, करना आप ही को पड़ेगा। हाँ, केवल टॉर्च है, काम आप ही का लगेगा। वो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिकली आपके पास कुंडली आने से पहले जो समय और तारीख बताई गई है, आप उसके हिसाब से ये देखते हैं कि कंफर्मेशन देते हैं कि इसी व्यक्ति की कुंडली है या थोड़ा आगे वही है ना। एक जो मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, आपने कहा कि हम 20 साल को आगे को प्रेडिक्ट तब कर पाते हैं जो आपके अभी के कर्म है उस हिसाब से। इस तरह से जो कंक्लूड किया जा सकता है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रीबर्थ्स, कि आपने जो बर्थ्स पहले लिए हैं उस हिसाब से आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, कैसी परिस्थितियों में होंगे, वो सारी चीजें भी यहाँ पे चलेंगी। तो द कंसेप्ट कि इस जन्म में क्या हो रहा है, तो काफी लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि इस जन्म में तो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मुझे तो अपने पिछले जन्म पता ही नहीं है है ना, तो वो मुझे क्यों उसकी सजा मिल रही है। मैं आपको इसके ऊपर ज्योतिष का जो ओपिनियन है, वैदिक ज्योतिष का, वो दूंगा। और आपने बहुत सही बताया कि ये बड़ी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों जी। यहीं से वो डेस्टिनी आ जाता है कि हम आधी चीजों को अपने ही कर्मों के रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ऑफ लाइफ को किस्मत या पिछला जन्म कहकर एस्केपिस्ट बन जाते हैं। देखिए ज्योतिष, जिस क्षण पे आपका जन्म हुआ तभी तो बर्थ डिटेल, बर्थ टाइम लेते हैं। उस क्षण से लेकर आपकी मृत्यु तक की कहानी का सटीक गणित है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए मुकुल जी आप भी यंग ही लगते हैं, तो आप लोग लेट 90s अर्ली 2000 का एरा देखा होगा। स्कूल टाइम में वीडियो गेम पार्लर्स होते हैं। हाँ, एकदम वीडियो गेम पार्लर थे। हम लोग अपनी पॉकेट मनी से सेविंग की, चलो आज ठीक है 50 रुपीज हो गए सेविंग के इकट्ठे, आज वीडियो गेम खेलने चलते हैं। मान लीजिए आप मुकुल भाई एक वीडियो गेम पार्लर में गए, कोई भी गेम थी, जैसे मैं कॉन्ट्रा और टेकन वगैरह खेलने याद है मुझे, तो आप मारियो या कॉन्ट्रा खेलने गए हैं, आप वीडियो गेम पार्लर में जाते हैं। वीडियो गेम पार्लर में आप जाते हैं, आप 50 रुपए में आपको लेट्स से 1 घंटे का सेशन है। आप वो सेशन खेलने गए, आपने उस सेशन में बड़ा अच्छे से अपना गेम खेला, आप 4th लेवल तक पहुंच गए, आपके पास और 40 बोनस है।
1 घंटा खत्म हुआ, वहाँ के जो आंटी थे वीडियो गेम पार्लर वाले, उन्होंने पावर ऑफ कर दी कि बेटा टाइम खत्म। मेरा ठीक है आंटी, सी यू टुमारो। आप उठते हैं, आप वापस बाहर जा रहे हैं। पर अभी कैच है, वीडियो गेम पार्लर के गेट पे एक बाउंसर खड़ा है। बाउंसर कहता है आपका तो +50 बोनस है। हाँ ठीक है, मैंने बहुत अच्छा खेला था भाई। ठीक है, वापस जाओ, बाहर जाना एग्जिट अलाउड नहीं है। एग्जिट अलाउड होगी तो आप जितना लेकर आए थे उतना 0 लेजर बैलेंस होगा। ओह वाह। यू क्राई एंड क्रेप कि मेरे को तो घर जाना है, मम्मा वेट कर रही है। डांटेंगे वो तो। आई डोंट केयर, आप माँ 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 चिल्लाते हैं। नथिंग डूइंग, गो 0 बैलेंस, तभी बाहर जाने देंगे, नहीं तो गेट बंद। आप जाते हो दूसरे सेशन में एंग्जाइटी में खेलते हो, आपका आता है -30। आपने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अब जाता हूँ बाहर। आप बाहर जाने लगते हो, कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है बल्कि -30। कहते हैं दोबारा खेलो, इसे पॉजिटिव करो। 0 क्या बात है। तब आपको जाना दिया जाए। हर सेशन एक जन्म है। बहुत अच्छा है ना। अब मान लीजिए एक रिजर्वेयर है आपका जी। रिजर्वेयर बैंक जी इसे कहा गया संचित कर्म। जी इतने सारे सेशन बार बार खेले आपने, जी जो रिजर्वेयर बैंक में पैसा है, इसमें से आपने थोड़ा सा लिया जी कि आज 50 रुपीज ले लेता हूँ, पॉकेट मनी 200 रुपए इकट्ठी हो गई थी, आज 50 रुपए ये लेता हूँ। आपने 50 रुपए निकाले, 50 रुपए का एक सेशन खेलता हूँ वीडियो गेम। आपको 50 रुपए का जो सेशन में खेलने आए, ये जो 50 रुपए है, ये कहलाएंगे आपके पराब्ध। पराब्धन जो आप लेकर आए, पराब्ध कर अपने संचित से आपने कितना लिया। आपके पास 500 थे, आपने उसमें से 10 यूनिट 50 लेकर आए। अब आप 50 लेकर आए उस वीडियो गेम में, इस सेशन में। वो 500 आपके पास है या नहीं, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ केवल आप 50 लेकर आए हैं। ये जो 50 आप लेकर आए हैं, ये आपके जीवन में केवल एक चीज निर्धारित करेगी कि आपका जन्म किन माता के गर्भाशय से होता है। ओके, आपने प्रारंभ में +50 थे, ये लिए। इसके अनुसार आपको उन माता जी का गर्भाशय प्राप्त हुआ जिन्होंने आपको जन्म देने के बाद इस प्रकार के संस्कार देने थे, इस प्रकार का वातावरण आपको मिलना था, क्योंकि वो माता जी का वातावरण। जी 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 ये हुआ पराब्ध। इस क्षण से अपने पूरे जीवन में जो आप करोगे, वो आपका चलायमान कर्म है इसी जीवन का। पिछले किसी भी जन्म का कोई भी कर्म जन्म होने के पश्चात आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसने बस आपका ये जन्म करा दिया उक्त परिस्थिति। बहुत बढ़िया भैया। और ये इसमें अच्छी बात ये है कि आपने इसमें जो लिसनर्स भी जो सुनेंगे इसे बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक चीज की यहाँ पे क्लैरिटी होगी कि इस जन्म में जो किया है वो आप आगे लेकर जाएंगे। लोग पुराना वाला जो हो गया वो हो गया। उसने आपको आपकी माँ, और कभी इसको बुरा नहीं मानना कि पुराने जन्म में आपने क्या कर्म करे थे, क्योंकि आपने पुराने जन्म में जो कर्म करे थे उनसे आपको आपकी माँ मिली है। जी जी। इस जन्म में जो आपकी माँ है वो उन्हीं कर्मों का सार है, वो उन्हें कभी बुरा नहीं मानना। अब भैया जैसे हम बात भी कर रहे थे यहाँ पे, जब हमने ये स्टार्ट भी किया तो हमने कहा कि भाई जो ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष के बारे में आपने बताया, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल एक न्यूमरोलॉजी का भी बहुत जमाना चला हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि लोग अपने नाम के अक्षर चेंज कर देते हैं और उससे कहते हैं कि डेस्टिनी का राइज हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा जिसे कहते हैं। उसी के साथ एक जो घर किस तरह से बनाना है उसके लिए कहते हैं, हमारे पास में वास्तु कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत से और पद्धतियां, जैसे आपने भी बताया अरेबिक है, और तरह की पद्धतियां हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कारों से जो जन्मी हुई है। क्या ये जो है ये कितने तरह की होती है एक चीज, और ये आपस में क्या इंटरलिंक्ड है कि यानी कि अगर मैं अपना केमिस्ट्री में दिखाऊंगा या फिर मैं न्यूमरोलॉजी में दिखाऊंगा और जो वैदिक हमारे बीच में, ये सेम रहती है क्या? सारी सेम होती है या अलग अलग प्रेडिक्शंस देंगे? अब आप क्या यंत्र, क्या पद्धति, क्या तंत्र यूज करते हैं? मैथमेटिक्स, प्लैनेट्स का मैथमेटिक्स आप यूज कर रहे हैं, हस्तरेखाओं का सिमेट्री आप यूज कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी नंबर्स का सीक्वेंस के पैटर्न्स आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी पद्धति बन जाएगी। तो वैदिक ज्योतिष के अंदर जो हम करते हैं, हमारे परिवार में हमें दीक्षा शिक्षा मिली, वो है पराशर पद्धति कुंडली की। वैसे ही न्यूमरोलॉजी जो आपने बोला, न्यूमरोलॉजी एक पद्धति है जिससे भविष्य में झांका जा सकता है, वो एक पद्धति हो गई ज्योतिष की। वैसे ही पाल्मिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान एक पद्धति है ज्योतिष की, जिससे हम भविष्य में झांक सकते हैं। देखिए, जहां जहां मुकुल आपको केओस दिखेगा,
केओस, मैथमेटिकल केओस, मैं मैथमेटिकल केओस की बात कर रहा हूँ। मैं इस पे थोड़ा हमारे लिस्टर्स के लिए भी इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है केओस। देखिए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स जी कैन बी ब्रॉट डाउन एंड एक्सप्लेन्ड बाय मैथमेटिक्स। जी फॉर एग्जाम्पल, हम एक दिवाली वाला रॉकेट छोड़ते हैं, उसकी पूरी मोशन हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की इक्वेशन में लिख सकते हैं। जी 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 प्रोजेक्टाइल की जी 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 किसी भी चीज की पूरी जो भी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में लिखी जा सकती है। उसकी फ्यूचर पोजीशन प्रिडिक्ट करी जा सकती है, जी फ्यूचर स्टेट प्रिडिक्ट करा जा सकता है। कुछ सिस्टम्स पर केओटिक होते हैं, जी जहां पर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते प्रीवियस पैटर्न को देखकर। ओके फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक्स, जी प्लेट टेक्टोनिक्स एंड जी 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 कोई मैथमेटिकल पैटर्न नहीं दिखेगा कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए। ओके ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस, अभी आपका और मेरा मूड ऐसा है, शाम को आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डिनर पे गए, वहां पे एक और आपके दोस्त ने आपको सरप्राइज विजिट दे दी, एकदम से आपका मूड कुछ और हो गया और अच्छा हो गया। जी मेरे को इन्फॉर्मेशन आई कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लग जी। गई, मेरा मूड एकदम से खराब हो गया। जी ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर जी बहुत सारे सेंसिटिव पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जी। इनिशियल वेरिएबल्स के ऊपर सेंसिटिव डिपेंडेंस रखता है, दस केओटिक होता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेम आप देखेंगे वेदर फोरकास्ट, जी मान लीजिए एक छोटे से हिल लॉक पे आग लग जाती है, जी जी जिसके कारण वो 500 स्क्वायर किलोमीटर का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ, जी ए विल लीड टू बी, विल लीड टू सी, विल लीड टू डी, जी वेदर अनोमली आ गई, वेदर चेंजेस आ गए। जी इसे कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। जी बटरफ्लाई इफेक्ट क्या हुआ? ए विल लीड टू बी, विल लीड टू सी, विल लीड टू डी, विल लीड टू ई। जी A and E are not related, जी but A has triggered E in this sequence. ओके ओके अब आप इसमें देखिए कि इसको मैथमेटिकली केओस सिस्टम को कहा जाता है, दो सिस्टम्स वेयर फ्यूचर आउटकम सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल वेरिएबल्स। जी एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, एलन ट्यूरिंग ने मॉडर्न टाइम्स में इसके ऊपर काम जी किया। जी मेरे अनुसार इसको सबसे पहले विश्व को महर्षि पराशर ने जी बृहत पराशर के अंदर दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया था केओस थ्योरी का। जी जहां जहां आपको केओस दिखेगा, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बायोलॉजी, जी हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं, हार्ट बीट, इनवॉलंटरी एक मैथमेटिकल केओटिक पैटर्न फॉलो करते हैं। सोशल बिहेवियर, एक क्राउड, एक समाज, एक राष्ट्र का बिहेवियर, वेदर फोरकास्ट, जी कब भूकंप आएगा, कब मॉनसून कैसी रहेंगी, इत्यादि इत्यादि। जहां जहां आपको केओस दिखेगा सब जगह ये अप्लाई हो जाएगा। जी कहाँ कहाँ हुआ? पर्सनल लाइफ, इसको कह देंगे हम जातक ज्योतिष। जब हम एक व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके परिवार के प्रोफेशन वगैरह वगैरह प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जातक ज्योतिष और नेटिव एस्ट्रोलॉजी। जी सेकंड ब्रांच हुई जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पीपल, जी पॉलिटिकल पार्टी, एक नेशन, एक स्टेट, एक कम्युनिटी जी के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसे कहा मुंडेन, मेदिनी ज्योतिष जी 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 और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। फिर ऐसे इसमें मौसम विज्ञान, मौसम ज्योतिष आता है, इसके अंदर व्यापार ज्योतिष आता है। कुछ ज्योतिषी होते हैं जो स्टॉक मार्केट वगैरह के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं। बेसिकली सारे ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द वैदिक ज्योतिष, मतलब आगे के आगे ब्रांचेस हैं। हाँ जी, देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट। ये देखिए मैं इस पे आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले क्योंकि उस सेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि वो इंटेंस सेशन होगी, वी विल टॉक अबाउट करियर ऑफ द पीपल, गेटिंग मैरिड, जो 2-3 बड़ी बड़ी चीजें होती है, पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड जो आजकल चला है, उस पर बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले रोहिताश्व जी को जानना चाहते हैं। एक तो आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, जनरली लोगों का नाम रोहित होता है या फिर कोई अश्वनी होगा, लेकिन आपका रोहिताश्व है और एक अलग सा नाम आपका देखने को मिलता है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे ये भी जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि यू एक्चुअली स्टडीड इन फैशन टेक्नोलॉजी, आप फैशन डिजाइनर है और उसके बावजूद आपने उस एक फील्ड को आपने एक तरह से छोड़ के, अगर यहाँ पे कहा जाए, आप ज्योतिष में आए और आप इस समय पे श्री विश्व विजय पंचांग को यहाँ पर आप लोग आपके परिवार के साथ आप बना के करते। पहले तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ और व्हाट, वो जो आप बटरफ्लाई इफेक्ट बता रहे थे, कौन सा इस तरह से चल के ए से जेड तक जो हमारे बीच में रिजल्ट है वो आया कैसे? देखिए जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपने जो मेरे नाम के लिए मुझे बोला, इट्स सच अ यूनिक नेम, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट एक्चुअली। मेरे दादाजी ने, पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने मेरा रखा था। जी शब्द है रोहिताश्व। जी
रोहित की संधि हुई अश्व, घोड़ा होता है ना संधि, अश्व, जी 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 रोहित की संधि हुई अश्व से, तो यहाँ की मात्रा रोहिताश्व, जी रोहिताश्व थी मेरी। जी मेरे दादाजी ने मेरा नाम चयन किया था, ये रखा था नामांकन में। तो देखिए, सौभाग्य से जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जहाँ ज्योतिष, जी इन वे मैं ये कह सकता हूँ कि विरासत होगी, जी जी कि मेरे पिताजी, दादाजी, परदादा, परदादा, जनरेशन ऑन जनरेशन सब देवज्ञ ज्योतिष रहे हैं। तो बचपन से ही क्योंकि पंचांग कारिता में रहे मेरे पिताजी और दादाजी, घर में प्रूफ रीडिंग हो रही है पंचांग के आर्टिकल के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, ब्रेकफास्ट टेबल पे, लंच पे डिस्कशन, टॉपिक जो डिस्कशन है वो ज्योतिष का ही रहता था। तो बचपन से ही अपने आप ज्योतिष में रुचि आने लग गई। 1999-2000 में मैंने ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करी। पिताजी ने मुझे ज्योतिष पढ़ाना शुरू करा। फिर ग्रेजुएशन करनी थी। 12th के बाद पहले तो 10th 11th में होता था कि एस्ट्रोनॉट बनेंगे, फिर लगा कि नहीं इंजीनियर बनेंगे, आते आते लगा कि इंजीनियरिंग करते हैं, फिर लगा कि नहीं चलो इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैं फैशन टेक्नोलॉजी में गया पढ़ने के लिए। 4 साल वहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ा। मीनवाइल 3-4 साल ज्योतिष पढ़ रहा था, चल रहा था। 4 साल क्या क्या था, मैं ग्रेजुएशन टाइम में जब भी समय मिलता था पापा से ज्योतिष सीखता था, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था अप्रेंटिस में, कि पापा को असिस्ट करता था, पिताजी को असिस्ट करता था। और जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना कॉलेज सर्कल में, भाई तो क्या ज्योतिष पढ़ता रहता है, अच्छा अच्छा मेरी कुंडली देख, अच्छा बता भाई, देखा और मैपिंग करना शुरू करी। कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, आती नहीं है। अच्छा भाई 2 साल पहले क्या हुआ था लाइफ में, फ्रेंड्स है बताने लग गए, मतलब पिछली वाली बात कर रहे हैं कि ऐसे मैं ज्योतिष सीख रहा था, तो ऐसे ऐसे फन कॉलेज सीखता गया। 2012-13 में देन मेरा आई हैड माय कॉर्पोरेट लाइफ। 2009-10 में आफ्टर ग्रेजुएशन फैशन टेक्नोलॉजी रिटेल में आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट लाइफ। साइमल्टेनियसली 2012-13 में ऐसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट में एक फ्रेंड के घर पे डिनर आउट था, उनके मौसी जी आए हुए थे। मैंने कहा अरे बेटा हमारी भी कुंडली देखो, अपने बेटे की कुंडली वगैरह दिखाई। कहा ठीक है मौसी जी दिखाओ, थोड़ी डिस्कशन वगैरह करी। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारा रूल होता है कि कुंडली दिखाए तो फीस देनी होती है। अरे मौसी जी मैं तो देता ही नहीं हूँ, तो फन में देखता हूँ। बेटा हमारा भी रूल है तो यू हैव टू टेक। तो उन्होंने दिया। तो दोस्त ने मुझे बोला कि भाई तू फीस लेना ही क्यों नहीं शुरू कर देता। मैंने कहा नॉट अ बैड आइडिया, कर देते हैं। अब तो हो गए 10 साल ज्योतिष सीखते हुए, 3-4 साल प्रैक्टिस करते हुए। तो 2012 में आई स्टार्टेड टेकिंग कंसल्टेशंस फॉर प्रोफेशनली। 16 में मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और साइमल्टेनियसली पंचांग कारिता में पिताजी ने मुझे 2008 में सम्मिलित कर लिया था। 2008 में पिताजी ने मुझे सह संपादक के रूप में पंचांग मंडल में नियुक्त किया था। उससे पहले मैंने 5 साल पिताजी के अंडर इंटर्नशिप करी थी पंचांग। तो पंचांग कारिता और ज्योतिष साइड बाय साइड चल रही थी। 2019 में आई डिसाइडेड टू call it off in my career and fashion field। ये कह लीजिए कि फैशन ना मुझे, मैं तो बड़ा अनफैशनेबल इंसान हूँ, कभी आया भी नहीं, समझ भी नहीं आया। 2016 में आई called it off और तब से फिर पंचांग कारिता और ज्योतिष। हम पंचांग के ऊपर ही वापस आएंगे, पर इससे पहले क्योंकि देखिए पंचांग का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता है, वो उसके बारे में जानना चाह रहा था मैं। लेकिन उससे पहले जो आप लोग पंचांग छापते हैं उसका नाम है आपका श्री विश्व विजय पंचांग, जिसका बेसिकली पंचांग के नाम जैसा नहीं लगता है। यहाँ पे बैकग्राउंड में, आपके बैकग्राउंड पे दिख भी रहा होगा उसको, है ना, जो यहाँ से दिख पा रहे होंगे ऑडियंस। और उसी के साथ साथ ये इनका नाम रखा गया था जो आपके दादाजी ने रखा था, जी श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने। और विश्व विजय पंचांग की जब हम बात करते हैं, इट डजंट साउंड लाइक अ पंचांग नेम। आप समझ रहे हैं कि मतलब एक होता है ना कि भाई ज्योतिष आ रहे हैं कुछ इस तरह से, ये सारी चीजें। तो ये नाम ये क्यों विश्व विजय पंचांग ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? ये अगर इसके पीछे कोई बैक स्टोरी है तो मैं वो जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा डिफरेंट सा नाम है ये भी, जैसे आपका नाम है उसी तरह से। जी हमारी फैमिली की स्टोरी है, ऐतिहासिक स्टोरी है, फैमिली इतिहास की। बड़े टाइम बाद आज इसकी रिमेम्बरेंस भी हुई है। मैंने तो मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, पंचांग तो 1930 के दशक से ये बात है। मैंने तो अपने परिवार में पिताजी से, दादाजी से सुनी है। मेरे दादाजी
हिमाचल में उस वक्त ये बघाट स्टेट होता था। जी जी तो यहाँ पे महाराज दिलीप सिंह जी और हिज हाइनेस की अनुमति से जी यहाँ पर ज्योतिषाचार्य बनकर आए थे राजस्थान से। उनके दरबार से हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। Okay. सोलन में उस वक्त का बघाट जी स्टेट होता था, महाराज दिलीप सिंह जी थे। तो उस वक्त दादाजी ने अपने गुरु की, वो दादाजी के जो गुरु जी थे श्री श्री अमृत वाग्वाचारी जी, जी उन्हीं की इच्छा से ऐसा हुआ था, उन्हीं के आदेश से ऐसा हुआ था जी कि आप वहां जाइए। तो उन्होंने दादाजी को श्री स्वाध्याय, यहाँ मेरे ख्याल ये जो पड़ी होगी जी ये कह रहे हैं जी ज्योतिषमती, जी। इसका पहले इससे नहीं, इससे भी पहले श्री स्वाध्याय होती जी थी, उसके बाद वो ज्योतिषमती। जी श्री स्वाध्याय नाम से एक ज्योतिष पत्रिका शुरू करने का आदेश दिया था और कहा था कि केतकी चित्रा पक्षीय शुद्ध पंचांग बनाए उत्तर भारत में उस टाइम पे, एक्यूरेट पंचांग, क्योंकि बड़ी बारी टीडीएस मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, बड़ी कंफ्यूजन। जी 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 पंचांग के अंदर एक यूनिफिकेशन नहीं हुई थी, वो आगे चल के होती है 1950s। उस पर बात करेंगे। जी 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 नहीं था। तो गुरु जी की आज्ञा थी कि एक शुद्ध केतकी चित्रा पक्षीय गणित से एक शुद्ध पंचांग बनाए, जी क्योंकि जब मैथमेटिक्स ठीक होगा तब आप उसके ऊपर फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जी जी पंचांग महाराज वीर विक्रमादित्य के समय से और उससे भी पहले से चली आ रही एक परंपरा है। जी उन्हीं के नाम पे हम इसको विक्रम संवत कहते हैं। ये जी, चैत्र नवरात्रों से चैत्र नवरात्र का एक साल होता है, हिंदू कैलेंडर का यहाँ पे वो दिया जाता है रेफरेंस। तो ये पंचांग होता क्या है कि साल शुरू होने से पहले देवज्ञ पंचांग का ज्योतिष के अनुसार जी राजा और प्रजा को जी अगले एक वर्ष का भविष्य फल बताते हैं, ताकि दोनों प्लानिंग कर सके, ओके एडमिनिस्ट्रेटिवली और अपनी इंडिविजुअल लाइफ में एक साल के लिए। जी। ये तो उपयोगिता हुई ज्योतिष हाँ, की टॉर्च है, नहीं तो कागज काले करने वाली बात है। जी नहीं? जी तो ये पंचांग का हमारा वैदिक पद्धति रही है। जी तो अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपने जो प्रश्न पूछा विश्व विज्ञान, हाँ नाम कैसे पड़ा है फिर पंचांग क्या शुरू हुआ जी 1940s में। तो सोलन तब इतना बड़ा शहर नहीं था, एक बहुत छोटा सा, अब तो रियासती थी 1940 में। बघाट स्टेट हिज हाइनेस दुर्गा जी आ गए थे महाराज श्री हिज हाइनेस दुर्गा सिंह जी, जी धर्म सम्राट भी कहा जाता है महाराज बघाट को। तो मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी, जी पिताजी का जन्म अगले वर्ष हुआ था। मेरे पिताजी के जन्म से एक वर्ष पहले की ये बात है, जी 1945 में माय फादर वाज बोर्न, दिस इज 1944, जी इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। एक दादाजी के कुछ मित्र होते थे इनके सोलन के, एक तो श्री श्री नरेंद्र मोहन जी, जी जी मोहन निकीन जी जी बिल्कुल ठीक। महाराज हिज हाइनेस जी। दादाजी थे, फिर गुरु गोलवालकर जी थे, जी RSS वाले जी 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 गुरु गोलवालकर जी थे। इन सब ने मित्रों ने विचार विमर्श, दादाजी ने पूछा कि आप सुझाव दीजिए जी कि क्या नाम रखें। तो इनके विचार विमर्श में दादाजी से यही डिस्कशन, उनके ऑब्जेक्टिव तो ये है। जी फिर गुरु जी जो थे अमृत वाग्वाचारी जी, उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ये है कि राजा प्रजा को सटीक भविष्य फल बताया जाए। जी जी तो उन्होंने कहा तो भविष्य फल यदि राजा और प्रजा को बता रहे हैं, तो दादाजी ने कहा ऑब्जेक्टिव तो है वासुदेव कुटुंबकम, जी और ऑब्जेक्टिव तो है कि सनातन धर्म की स्थापना। जी तो ये पंचांग एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिससे वासुदेव कुटुंबकम और सनातन धर्म की स्थापना हो। जी तो निष्कर्ष ये निकला कि वासुदेव कुटुंबकम और सनातन धर्म की स्थापना तो विश्व विजय से ही हो सकती है। ओके, तो वैसे नाम बनाया। जब विश्व विजय होगी जी तो सनातन हो जाएगा। सुपर पावर बनकर अखंड भारत बना जा सकता है, अखंड भारत बनकर हम सुपर पावर नहीं बनते। तो पहले सुपर पावर बनना पड़ेगा, जी फिर बाकी सब कुछ हो जाएगा। अतः श्री विश्व विजय। वो बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये तो अलग ही लेवल पे बात पहुंच गई, एक तरह से अलग ही लेवल पे हम बात करने लग पड़े, और हम आएंगे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि जब पंचांग की आपने बात की, तो ये पंचांग अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, जैसे पर्सनल पंचांग भी होते हैं हमारे पास, और जैसे राजनीतिक पंचांग भी होते हैं। ये पंचांग एग्जैक्टली अगर इसे सरल शब्दों में समझाना हो तो कैसे आप समझाएंगे पंचांग होता क्या है और कितना ज्यादा मैटर जैसे रोजाना के तौर पे ये करता है? देखिए, पंचांग एक एल्मनाक है। जी पंचांग के 5 अंग होते हैं। जी वो 5 अंग किस चीज के? एल्मनाक, कैलेंडर। जी जो हम जनवरी फरवरी देखते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर
है। जी बिल्कुल। ऐसे ही फिर एक इस्लामिक कैलेंडर होता है, जी, रमजान हिजरी कहते हैं जिसे। हिजरी सन कहते हैं, वो एक ल्यूनर कैलेंडर है। जी जनवरी फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये एक सोलर कैलेंडर है। जी जी वैसे ही जो हिंदू कैलेंडर है जिसको हम विक्रम संवत, और उसमें रीजनल वेरिएशन जी, भी है, शक संवत भी होता है, शक संवत भी होता है। जो मैथमेटिक्स है इसकी पर, जी इन सब पंचांगों की जो मैथमेटिक्स है वो ल्यूनी सोलर है। ये ल्यूनी सोलर मून और सन दोनों के कैलेंडर का कॉम्बिनेशन है। ग्रेट ग्रेट। उस कैलेंडर को, कंपाइल्ड कैलेंडर जो है, उसे एल्मनाक या पंचांग कहते हैं। ओके इसमें यदि आप देखें तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये साल के 24 पक्ष होते हैं। 24 पक्ष का क्या मतलब हुआ? 12 महीने, जी हर महीने के 2 फोर्टनाइट जी जी वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ मून के 24 वैक्सिंग वीनिंग 15-15 साल के जी कृष्ण शुक्ल पक्ष। जी साइकिल हो। जी अब हर दिन भारत एक, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हजारों साल की कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है, जी हर रोज कोई ना कोई व्रत पर्व उत्सव होता है। हाँ ये भी है। तो पंचांग में कौन सा व्रत पर्व उत्सव कब है, कब बतरा है, कब क्या त्योहार है, चंद्रोदय कब है, सूर्योदय कब है, आदि आदि सारी जानकारी जो हमें दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती है वो होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या रहेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी कैसी है, सिविल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, इस सब की जानकारी होती है। मौसम की जानकारी होती है किसान भाइयों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो अपनी प्लानिंग मैन्यूवरिंग अपने उसमें रख सकें। और सिद्धांत ज्योतिष, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्रकरण होते हैं जिससे हम मुहूर्त वगैरह की, शादी का मुहूर्त, ग्रह आरंभ मुहूर्त वगैरह निकाल पाए। जो ज्योतिषी, जो प्रैक्टिशनिंग एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो यूज करते हैं। मैं इसमें आना चाह रहा था कि देखिए, जब हम ज्योतिष में हम लोगों को कंसल्ट करना होता है सबसे पहले कि भाई हम लोग, पहले बच्चे जब बड़ा होता है तो करियर क्या बनाए, और वो बेसिकली देखा जाता है कि आसपास ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मैं इंजीनियरिंग जब मैंने की तो उस समय फिर इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा था। डॉक्टर और इंजीनियर दो ही ऑप्शन होती थी। उसमें इंजीनियरिंग शायद थोड़ा कम पैसा लगता होगा, डॉक्टरी में तो आज डेट तक बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिर आता है कुछ समय के बाद, जैसे जिस उम्र में अभी हम पहुंचे हुए हैं, तो वहां पे होता है कि शादी कब कर रहे हो, कहाँ करनी चाहिए, कुंडली मिलानी है वगैरह वगैरह, और बच्चे को पढ़ाई वगैरह, ये सारी जो चीजें। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये करियर जो चूज करने की बात करते हैं, तो ये ज्यादातर मुझे लगता नहीं है कि लोग एक्चुअली ज्योतिष पे जाकर करियर चूज करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है और वहां पे अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो ज्योतिष के देख के, हम किसी कुंडली को देखकर वो क्या करियर में ज्यादा अच्छा बनेगा, एक्सेल करेगा, क्या वो डिसाइड कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से और बहुत सटीकता से बताया जा सकता है। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चा जब 15-16 साल का होता है तो उसके गार्जियन आके एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कंसल्टेशन लेते हैं। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे पास जी। कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब के समय पे जो मैं देखता हूँ वो इस तरह से देखता हूँ कि एक तो 2 प्रश्न इसमें रहते हैं, क्योंकि आपने पिछली बात भी की यहाँ पे कि अगर इतना हम डिटेल में ये सारी चीजें जान सकते थे तो अभी बीच हम 200 साल तक तो हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले हम इन्वेजन्स को देखते रहे। तो ये चीजें ऑलरेडी ऑब्वियसली यहाँ पे किसने प्रिडिक्ट की होंगी, अगर प्रिडिक्ट की तो वो पहुंची नहीं है, या तो लोगों तक या तो राजाओं तक नहीं पहुंची। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जीवन में जो ये सारी चीजें आती हैं, तो वो वाला पार्ट कैसे हुआ, ये कि राइज या फॉल क्या हुआ? देखें जी, ज्योतिष तो प्लानर है, कर्म आपको करना पड़ेगा। अभी अगर हम अपने इतिहास को देखें तो एक महाराज बिंबिसार हुए थे जी। इनके समय के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि हमने हथियार रख दिए, लड़ना ही बंद कर दिया, हथियार गिरा दिए। हम अहिंसा को और हिंसा को बहुत गलत तरीके से मिसअंडरस्टूड करा दिया गया, समाज में एक कंफ्यूजन मचा दी गई। उसके बाद तो सिर्फ हमारे कर्म ही थे। ज्योतिष तो टॉर्च है, तो सिर्फ टॉर्च बताएगा। ज्योतिष आपको डेस्टिनी नहीं बताता जी, ये प्रोफेसी नहीं करता, ये प्रिडिक्शन करता है। ये बड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जी जी। कर्म तो आप ही को करने पड़ेंगे। इतिहास में क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपने हथियार गिरा दिए, इन्वेजन हुई, उसके बाद समाज में अन्न दोष लग गया, हमारा आहार विहार बदलने लग गया। सिंधु के उस पार से जो आक्रमणकारी आए थे उनके आहार विहार को हमने उचित आहार विहार मान लिया। उसके कारण क्या हुआ कि रैशनैलिटी कम होती गई, समाज का ताना बाना टूटता गया, जातिवाद, लैंग्वेज बैरियर वगैरह वगैरह समाज के अंदर आ गए। ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में हुआ तो अपनी खुद की एक सरकार आई। जी। तो अभी ये अन्न दोष आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया, ये एग्जैक्टली आप थोड़ा सा अगर बता पाए, क्योंकि बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। अन्न दोष में हुआ क्या था उस समय? देखिए,
ज्योतिष में 3 महादोष माने गए। जी अन्न दोष, भूमि दोष और पितृदोष। जी ये महादोष है। ओके इनका हम कुंडली के किसी भी प्रकरण या रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन, उपवास, मैन्यूवरिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा से इनको हम रेमेडिफाई नहीं कर सकते। ये महादोष है। एक बार फिर दोबारा बताएंगे। अन्न दोष, जी पितृदोष जी और भूमि दोष। इनको रेमेडिफाई नहीं किया जाता। रेमेडिफाई नहीं करा जा जी। सकता। होते क्या है देखिए मुकुल, इफ यू एग्जिस्ट टुडे, जी आप अगर आज एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कभी ना कभी आपकी कोई दादी या दादा रहे थे। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आपकी कभी परदादी पड़ दादा दादी भी रहे थे। जी 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 इसका ये मतलब है कि आपके पड़ इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 कोई ना कोई बिल्कुल 50,000 साल पहले भी आपके दादा दादी रहे। बिल्कुल ठीक ठीक है। वहां से आ जाओ आप 1960 तक, 1950 तक। जी 99% जो आपके एवोल्यूशन हुई, जी पितरों से आप आगे आगे आते गए। यही होता है ना, हम जेनेटिक में आप कैरी करते हैं अपने एंसेस्टर्स का। एंसेस्ट्री में आप आए 1930 तक, 50,000 साल से अभी 1930 1960 तक जी एक प्रकार का हमारा फूडिंग हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल रहा। 1960 में, जी 60s के आसपास सडन चेंजेस आने लगे। जी जैसे मान लीजिए कि मुकुल आप हिमाचल में चंबा जी क्षेत्र से हैं। जी जी अब मान लीजिए कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि कहीं माइग्रेशन नहीं हुई। जैसे मेरा परिवार तो 1930 में राजस्थान से यहाँ, जी 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 हम अज्यूम कर लेते हैं कि माइग्रेशन नहीं हुई। आप चंबा के निवासी हैं, जी हजारों साल से वहीं रहते आए हैं, कई 100 सालों से वहीं रहते आए हैं। इसका ये मतलब है आपकी पूरी एंसेस्ट्री ने जी एक तरह का रहन सहन देखा। जी वहाँ जो चंबा में उगता होगा, जी जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल होंगे, ठंड गर्मी का जो हिसाब है, जी वो सब देखते हैं। जी 1960, 60, 70s ऑनवर्ड्स आप देखेंगे समाज में सडन चेंजेस आना शुरू हुए। ओके कि हम जिसे श्रीअन्न या मोटा अनाज कहते हैं, जो अंग्रेजों ने कह दिया मोटा अनाज है, जिसको हम श्रीअन्न कह रहे हैं, जी 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 हम इससे दूर चले गए और केवल गेहूं और चावल खाने लग गए। फिर 1980s आते आते हमने देखा कि हम पाल्म ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो हमारे सीड ऑयल होते थे, घी और सीड ऑयल होता था, उससे हटके रिफाइंड ऑयल में आ गए। फिर आप देखेंगे कि एक बड़ा एरा आया था अर्ली 90s में, संडे हो या मंडे रोज बन गया, भद्दा मजाक करा गया भारतीय समाज के साथ। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मतलब क्या आप भारतीय समाज को ये कह रहे हो कि तुम मांसाहार और अंडा खाने के राजा हो? कितना भद्दा मजाक करा गया हमारे समाज के साथ। समाज में मांसाहार को बढ़ावा दिया गया। ओके समाज में मांसाहार बढ़ता गया। हम अपने मोटे अनाज श्रीअन्न से ज्वार, बाजरा, जौ, हिमाचल में तो जौ का आटा हम कितना खाया करते थे। अब का आटा बिल्कुल अब रिवाइव कर रहे हैं इसे दोबारा से 2-4 साल से। जी 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 इतनी डेविएशन आई। जी आपका शरीर तो इवॉल्व हुआ है इस सर्कमस्टांस, स्टिमुलस के लिए हजारों साल में। ओके 500, 1000, 2000 लीनिएज में आप इसके लिए इवॉल्व हो गए। जी सडनली आपने अपना आहार विहार चेंज कर लिया। जी ये अन्न दोष हुआ। अब पितृदोष क्या हुआ? पितृदोष हुआ जेनेटिक टेंडेंसीज विच यू कैरी। जी जैसे आपने देखा होगा कि ये परिवार है, इसमें सब मोटे होते हैं। जी ये परिवार है, इसमें डायबिटीज हो जाती है सबको। ये परिवार है, इसमें सबका ना सब चिड़चिड़े होते हैं। जी जी ये परिवार है, ये सब हंसमुख लोग हैं। जी कुछ टेंडेंसीज होती हैं, फिजिकल हो सकती हैं वहाँ हमारी, जो जनरेशन ऑन जनरेशन रिपीट करती है। कुछ बिहेवियरल हो सकती है, जी जो जनरेशन ओवर जनरेशन रिपीट करती है। इसका नेचर अपने दादाजी पे गया है, जी इसका नेचर अपनी बुआ पे गया है, जी इसकी आंखें अपनी मम्मा पे गई। जी 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 ये सारी हुई जेनेटिक टेंडेंसी, जो अब हम मॉडर्न साइंसेस में जानते हैं कि जेनेटिकली वी कैरी इट फॉरवर्ड फ्रॉम lineage, from parents, from their respective lineages. ये होते हैं पितृदोष। ये होते हैं हमारे अंदर भी, आप born with them, हम उसको बदल नहीं सकते। ये प्रारब्ध हुआ कि माता जी का गर्भ ये आपका प्रारब्ध हुआ। अब जैसे ही अन्न दोष आएगा जी, ये पितृदोष जागना शुरू हो जाएंगे। ओके, दबाए रखे सकते हैं, लेकिन अगर अन्न दोष ना हो तो जैसे ही भूमि दोष आएगा पितृदोष जागने लग जाएंगे। जनरली मुझे लगता है इस पे तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। ये तो बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं जी। अब भूमि दोष सबसे इंटरेस्टिंग है जी। ये है माइग्रेशन।
ओके। इसको कैसे बदल सकते हैं? मान लीजिए कि मेरी पूरी एंसेस्ट्री रही है मरुस्थल में, चित्तौड़गढ़, जी जी जी। एकलिंग जी की सेवा में रही है। जी और किन्हीं कारणों से मेरे जो दादाजी हैं वो 1920-30 में जी यहाँ आ जाते हैं, हिमाचल में, हिमालय। जी। तो पूरी हमारी बॉडी इवॉल्व हुई थी मरुस्थल की अनुसार अब हम यहाँ आ गए एकदम माउंटेन्स में। हमने, पर अपनी आदतें नहीं बदली। हम अभी भी वही बाजरा खा रहे हैं, वही लाल मिर्च खा रहे हैं। हमने ज्योग्राफी बदल ली पर अपनी आदतें नहीं बदली। जी। तो भूमि दोष लग गया। इससे क्या हुआ? वापस पितृदोष जाग जाएंगे। ओके। तो यदि हम ए से बी पे जा रहे हैं जी तो हमें वहां की प्रकृति का निरादर नहीं करना है, उसमें घुल मिल जाना है, नहीं तो भूमि दोष आ जाएगा। अडेप्ट टू द प्लेस यू आर गोइंग। नॉट फाइट द मदर अर्थ, अडैप्ट अकॉर्डिंगली। मीन्स इफ यू आर लिविंग इन समवेयर कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, वहाँ पे लोग सम्मान करें वहाँ की। मतलब ये, क्योंकि जो आपने हिंसा बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो मुझे लगता है कि हमें अगले एपिसोड के लिए रखने पड़ेंगे इस तरह से। बहरहाल मैं यहाँ पे जैसे, क्योंकि शादी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए सब्जेक्ट रहता है और सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है, और ऐसा माना जाता है कि भाई मंगल का बैठ गया तो वहां पे आपकी शादी में विलंब होगा, एक चीज मानी जाती है। दूसरा ये माना जाता है कि कुंडली नहीं मिलाई, और उसके बाद देखो हमने तो कहा था भाई कुंडली मिला लेते तो आपको ये इस तरह का दोष नहीं होगा। इज इट इम्पोर्टेंट टू मैच कुंडली? और 18 से अगर नीचे गुण मिल जाए तो क्या वो शादी नहीं टिकेगी? आपने वोकिज्म सुना है? वोकिज्म, हाँ आजकल बहुत चल रहा है, होता जा रहा है। हाँ आजकल पूरी प्रॉब्लम ज्योतिष के साथ भी। ओके। वो ज्यादा यहाँ पे क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे कोई कंप्लायंस बॉडी नहीं है। जी। जैसे एडवोकेसी में बार काउंसिल होती है, मेडिसिन में मेडिकल काउंसिल्स वगैरह होती है, जो क्वालिटी कंट्रोल को, और कंडक्ट को पे डिसिप्लिन बनाए रखती है। एस्ट्रोलॉजी में कोई कंप्लायंस बॉडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक। 2-2 हफ्तों का यूट्यूब पे वीकेंड कोर्स करके लोग अपने आप को ज्योतिष बोल देते हैं। लोग कहते हैं कि हम किस्मत बताते हैं और अपने आप को ज्योतिषी बोलते हैं। उनको यही नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी डज नॉट इवन बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कर्म सिद्धांत। कोई कंप्लायंस बॉडी नहीं है, कोई भी कुछ भी कह लेता है। मंगल, राहु, केतु, कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज करके अर्थ का अनर्थ करके उसको वहां पे चपेट दिया जाता है जी। और कमर्शलाइजेशन बहुत गंदी वाली मची हुई है जी। अब इसको आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। मैरिज जैसे आपने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखिए जीवन में यही 2-4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं: सिलेक्शन ऑफ स्पाउस, करियर, हेल्थ मैनेजमेंट, फैमिली रिलेशन, सोशल लाइफ। ज्योतिष में सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि आप अभी कैसे समय में चल रहे हैं। क्या इस समय में आपको अपना रोमांटिक लाइफ या गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है। हम पहले चेक करेंगे कि मुकुल भाई आपकी कुंडली में शादी का या स्टेबल हैप्पी ऑस्पिशियस रोमांटिसिज्म का योग शुरू होता है 2025 अक्टूबर से। या इसको आप देखेंगे, इसको क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बताया जाता है कि अक्टूबर 2025 से विवाह का योग बन रहा है। बिल्कुल ठीक। इसका पहला मतलब क्या हुआ कि अभी तो है ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अभी do not even pursue romantic stability in life, rather आप अपने प्रोफेशन को, करियर को अभी करें और अभी आप सिंगल रहें। अब आपका ऑस्पिशियस टाइम जब शुरू हो गया, जब ऑस्पिशियस टाइम आपका शुरू हो गया, फिर बात आती है कि किसके साथ आपका अच्छा मैट्रिमोनियल कंपैटिबिलिटी होगी। इसमें बड़ी भारी कंफ्यूजन है। अब देखिए, ह्यूमन रैशनैलिटी, वापस सारी किताबें वगैरह सब भूल जाएंगे, ह्यूमन रैशनैलिटी पे आ जाए। ज्योतिष रैशनैलिटी डिडक्शन लॉजिक पे बेस्ड है। स्पाउस आपका उनके साथ रोमांटिक कनेक्ट होना चाहिए। आप उनके साथ कोहैबिटेट, एक छत के नीचे रह पाए, अच्छा वातावरण ये होना चाहिए। आप दोनों के अलायंस से आप दोनों के जीवन में प्रोस्पेरिटी आए, ये होना चाहिए। राइट, यही क्राइटेरिया होनी चाहिए एक शादी को चेक करने के लिए लॉजिकली। म्यूचुअल रोमांटिसिज्म, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसे हम कह देते हैं पंचम भाव। सबसे पहले हम मैच करेंगे कि आप दोनों का पंचम भाव कितना कंपैटिबल है। स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं। हमें इसमें चेक करना है कि कोई भी मेजर रेड फ्लैग पहले 5 साल तो नहीं दिख रहा। पंचम 5th हाउस 5 साल तो नहीं दिख रहा। 5 साल अगर कोई रेड फ्लैग नहीं है, गुड टू गो। 5 साल में अगर कोई मेजर रेड फ्लैग है कि 2.5 साल तक तो म्यूचुअल रोमांस दिख रहा है, बाद में आपस में एनिमोसिटी या जेलिसी दिख रही है, तो हमने इसको रेड फ्लैग लिख दिया।
फिर हम चेक करेंगे कोहैबिटेशन। ओके लेकिन किसी भी विवाह में जितनी मर्जी प्यार मोहब्बत हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज एक छत के नीचे रहना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी 4 दिन घर में रहेंगे, चौथे दिन तू में हो जाएगी जी। एक छत के नीचे कोहैबिटेशन, अपना घर बसाना एक साथ, एक बड़ा अलग ह्यूमन स्किल होता है बिहेवियरल इमोशनली। जी कोहैबिटेशन सप्तम भाव, इसको 7 साल के लिए चेक करते हैं, कोई मेजर रेड फ्लैग तो नहीं है। 9th हाउस प्रोस्पेरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के यूनियन से म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के जीवन में क्या प्रोस्पेरिटी लाएंगे। यानी यहाँ पर अब पेट्रियार्की का चश्मा पहन लेते हैं बहुत सारे लोग, ज्योतिष में हमें कोई चश्मा नहीं पहनना, हमें बिल्कुल अनबायस रहना है। हमें दोनों की प्रोस्पेरिटी चेक करनी है। क्या इस शादी से पति के करियर में क्या इम्पैक्ट कर रहा है और पत्नी के करियर में क्या इम्पैक्ट कर रहा है। लोग पत्नी के करियर को इग्नोर कर देते हैं, क्यों? ये तो हाउसवाइफ है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग that then being housewife is her profession। फिर वो गृहिणी होना उनका प्रोफेशन बन गया। हाउसवाइफ भी तो एक गृहिणी भी तो एक प्रोफेशन है। मैंने कोई रिपोर्ट वगैरह देखी थी, उसमें कहा जाता है कि दुनिया की 40-45% जीडीपी तो गृहिणियों ने संभाल रखी है। एक्चुअली ट्रू। अगर किसी गृहिणी ने शादी के बाद घर संभाला तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका प्रोफेशन है, उन्होंने वो प्रोफेशन चूज किया। अब अगर दिख रहा है कि शादी के बाद जी इनका जो वधू है, इनका प्रोफेशन तो 2 साल के बाद बहुत खराब है, पति का प्रोफेशन अच्छा है, कोई बात नहीं है, तो गृहिणी है। लेकिन वो गृहिणी मतलब है कि 2 साल के बाद वो अपनी गृहिणी की जो उनकी ड्यूटीज है उससे उनका मन हट जाएगा, वो रेड फ्लैग है। तो ये इन तीनों पैरामीटर्स को चेक करा, फिर ऐसे ऐसे थोड़े और भी पैरामीटर्स होते हैं। 12th हाउस होता है, उसमें लॉयल्टी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, कि आप विवाह कर रहे हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और लॉयल है दूसरे के साथ या नहीं, ये देखा जाता है। प्रोजेंसी, विवाह करा जाता है ताकि आप एक संतान को अच्छा वातावरण दे पाए, परवरिश दे। तो बेसिकली हम केवल कुंडली मिला के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि शादी इज गुड टू गो और नॉट। ये कुंडली ऐसे मिलाई जाती है, Okay, वो 2 मिनट में 36 में से कितने गुण आ रहे हैं वो देख के नहीं होता। इट इज अ वेरी डिटेल्ड इलैबोरेट प्रोसेस। ये देखकर आपको डिटेल्ड मैप दिया जा सकता है। देन मुकुल देखिए, हम एडवाइजर्स हैं। एस्ट्रोलॉजी इज एन एडवाइजरी साइंस, नॉट अ बाइंडिंग साइंस। हमारा कर्तव्य केवल जब आप मांगिए तब आपको एडवाइजरी देना है, ये बाइंडिंग कराना नहीं। मुकुल कहते हैं कि रोहित जी मेरा तो यहाँ पे रिश्ता फिक्स हुआ है और फिक्स हो गया, हम दोनों ने कमिट कर दिया, इमोशनली फैमिली ने कमिट कर दिया, अब आगे क्या करना है। मैंने कहा मुकुल देखो, अब कुंडली बहुत अच्छा मैच तो नहीं कर दी, पर आप लोगों ने कमिट कर दिया एक दूसरे का, प्लीज ऑनर इट। मैनेजमेंट देख लीजिए, शादी के 2 साल बाद इस महीने से इस महीने के बीच में आप दोनों के बीच में मन मुटाव आएगा, और दिस इन दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाना वगैरह वगैरह, हम आपको रोड मैप देंगे। जी। और मान लीजिए कि बिल्कुल ये अरेंज मैरिज है, कि कोई इमोशनल सोशल अटैचमेंट कमिटमेंट नहीं है, किनके साथ मैच करिए, इसमें तो बहुत सारे रेड फ्लैग है, इसमें और इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग है, ये वाला ठीक है, आप इसको परसू कर लीजिए। वो ज्योतिष का रोल हुआ, ये रहेगी टॉर्च ही। जी, मतलब पर ये मान के चलिए कि ज्यादातर जैसे जो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ वो कुंडली मिला के हमारे जो गुण देखे उसको छोड़ के भी बाकी ज्यादा सारी चीजें देखी जाती है वहाँ। गुण मिलाना अलग चीज होती है, कुंडली मिलाना अलग चीज होती है। जो मैंने आपको बताया ये कुंडली मिलाना है। गुण मिलाने की वेटेज तो 5-10% होती है, 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं पर कुंडलियां नहीं मिल रही, वो शादी नहीं चल पाएगी। तो काफी लोग खुश भी होंगे, काफी लोग शायद दुखी भी होंगे ये सब जान के। भाई पंचांग की आप बात करते हैं, भविष्य फल की हम बात करते हैं, तो हम आपकी जब ट्विटर पे एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस देखते हैं ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे एक आपने इमरान खान के बारे में बताई थी, ये तो एक शो के बीच में हुआ था जब इमरान खान के भविष्य के बारे में पूछा गया था, एंड आई गेस ही वाज गेटिंग अरेस्टेड बैक देन। अभी हुए नहीं थे, होने थे। तो अब आपने कहा था कि इमरान खान, उनके 2 दोस्त, ये जल्द ही जो है ये जेल के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। और इमरान खान के लिए आपने लिखा था कि ही विल नॉट कम आउट ऑफ द जेल, कि उनका ज़्यादा समय अब जेल में रहेगा, अब उससे वापस नहीं आएंगे। और उनके एक दोस्त तो चलिए हमें पता है सिद्धू जी हैं, एक दोस्त और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। तो ये पॉलिटिकल जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान खान वाला चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला तो ये बता दीजिए, सिद्धू साहब सीएम के फेस थे पंजाब में, मतलब ऐसा माना तो जा रहा था एटलीस्ट, वो भी यहाँ पर विपदा में फंसे। इमरान खान के लिए तो पूरी एक आर्मी उठ के आई, वो भी हुआ। तीसरे दोस्त चलिए जो भी है। तो ये जब आपने पहले प्रेडिक्ट किया तो मतलब क्या बेस किस तरह से आपने देखते हैं, क्योंकि सबकी कुंडलियां तो आपके पास होती नहीं, वो किस तरह से होता है वो सब? उस वक्त इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान। जी, कंट्रोल मेजॉरिटी गवर्नमेंट, जी, मेजॉरिटी गवर्नमेंट।
इमरान खान की कुंडली हम स्टडी कर रहे थे कई वर्षों से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। जी नवजोत सिद्धू जी उस वक्त कांग्रेस का चेहरा थे पंजाब इलेक्शन में, इसलिए इनकी कुंडली मैं स्टडी कर रहा था ज्योतिषीय कारणों से। जी तो ये एक रोचक सा कोइंसिडेंस बनते हुए दिखा कि इमरान खान की कुंडली में भी कारावास का योग है, नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली में भी कारावास का योग है। जी तो हमने इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू जी दोनों की कुंडली में कारावास का योग है। इमरान खान भी जेल जाएंगे और रावलपिंडी की किसी जेल में बताएंगे इत्यादि इत्यादि। तो उसमें प्रकरण जो ही था वो इमरान खान जी की और सिद्धू जी की, जो कि कांग्रेस का चेहरा थे उस वक्त पंजाब में, इनका हमने एनालिसिस किया। चलिए, ये तो फिर भी थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया, थोड़ा पहले की चला गया। आम आदमी पार्टी आप कहते हैं आपकी फेवरेट पार्टी, आप वोट कभी नहीं देते हैं, ये भी आपने बोला उनके लिए भी आपने एक बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन की थी, जिसमें आपने बोला था कि अरविंद केजरीवाल विल नॉट स्टे एट द हेल्म ऑफ द पार्टी। यानी कि अब उनसे आम आदमी पार्टी खत्म होने की बात आपने नहीं की थी, आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है, अब जो पहले राइज पे था, अब इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और जो पार्टी लीडरशिप है इट विल गो फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब, इस तरह का जो, अगर मैं गलत हूँ। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब अब अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है क्या? अब डिक्लाइन पे आ गए, 2026 आते आते इस पे विश्राम लग जाएगा। और ये प्रिडिक्शन थी कुछ महीनों पहले की आम आदमी पार्टी की कुंडली की एनालिसिस थी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली की एनालिसिस थी, उनकी कुंडली की राजनीतिक बोलती अब स्टैग्नेंट प्लेटू होकर डिक्लाइन होती है। जी आम आदमी पार्टी की कुंडली को अगर आप देखें तो उसमें जो कंट्रोल होता है कि कंट्रोल कौन है, लीडर कौन है, उसके अंदर बदलाव आते हुए दिखता है। जी इसको हमने देखा कैसे, ये तो प्रिडिक्शन थी, फिर इसको हमने समय के साथ प्रत्यक्ष को कैसे होते हुए देखा कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर तो गगन वगैरह में जेल में हैं, और मेरे ख्याल केजरीवाल जी के ऊपर भी कभी कुछ क्वारी वगैरह कुछ तो चल रहा है। जी जी हाँ देखते हैं। और पंजाब के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, इनका वर्चस्व अब शायद बढ़ता जाएगा, और आम आदमी पार्टी का कंट्रोल भी माननीय मुख्यमंत्री पंजाब के पास चला जाएगा, ऐसा होते हुए दिख रहा है। चलिए, मैं इसमें ये भी जानना चाहता हूँ, जब आप ये कह रहे हैं तो हम ये मान के चले आम आदमी पार्टी का भविष्य अब समाप्त है, आम आदमी पार्टी का नहीं अभी है। और अगर बात करें कि विल दे कम टू पावर ऑन अ नेशनल लेवल, क्योंकि काफी ज्यादा फिलहाल के लिए आपके और हमारे जीवन काल में नहीं, और हम चले हमारे जीवन काल और जीवन काल से पहले की ना कुछ पार्टीज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस है। 11 दिसंबर को इनका 1 साल पूरा हो गया। ये जो 1 साल को अगर मैं देखता हूँ, मैं क्योंकि उस समय पर जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी थी, उस समय पर भी वहां पर था, सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, और बहुत लोगों के और के नाम थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने पार्टी आला कमान के पास जब नीचे की तरफ को जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मीटिंग से पहले ही कम्स कोविड पॉजिटिव, और करीब 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है, ही वाज सिक, रियली वेरी सिक, और 16 दिन इन्होंने निकाले कहाँ पर, हमारे बीच में एम्स में, जो बताया जाता है। तो जो उनका भविष्य अगर देखें कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में, तो उस पर क्या कहती है? जो देखिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, और इसमें मैं एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी, जी क्योंकि हम एक स्विंग स्टेट, जी तो अभी जब चुनाव हुए तो हमने एक जब शपथ ली जाती जी शपथ ग्रहण भी बनती है, इससे पहले सुक्खू जी की कुंडली पे विचार नहीं किया है पंचायत कार्यालय ने कभी। जी जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके जीवन पे उनकी जन्म विवरण जो पब्लिक डोमेन में मिलता है उसको हम यूज कर वहाँ पे देखते हैं कि पूरी सही लग रही है या उनके जीवन परिचय से मैच कर रही है, यानी एनालिसिस करना शुरू किया। जी अभी से जब सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री बने, देखिए जी अब हम हिमाचल की या पर्वतीय क्षेत्रों की भारत की पंचांग में हर वर्ष हम जगत लगाना और प्रवेश गणतंत्र स्वतंत्रता की भूमिका जी विश्लेषण। जब हम उत्तर भारत या भारत की देखें तो कुछ ऐसे विशेष ग्रह गोचर बन रहे हैं जहाँ प्रकृति का बड़ा विकराल रूप देखने को। जी, मैं इस पे भी आने वाला था। तो देखिए जी भी समय में क्या व्यतीत प्रत्यक्ष क्या होते ये देखा। मैं वहाँ पे उस वक्त मनाली में था जब रहता आया उस वक्त, तो हमने देखा कि कैसे प्रकृति का इनकरार रूप आया। जी
तो वहाँ पे क्योंकि मैं वहीं था गांव में, तो मैंने गांव में जो वहाँ पे लोकल न्यूज़ से सुना, देखा, इसी समाचार पत्र में भी आया था, ये पढ़ा रहा था कि मातेश्वरी डिम्बा माता भी वहाँ पे नाराज थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, वो किसी बात पे नाराज थी, भी था किसी से। जी उस वक्त हमने कुछ, मैंने ब्लॉग्स भी लिखे थे और पंचांग में भी इस वर्ष के हमने लिखा है कि जो भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, जी क्योंकि हिमाचल में हम किसको ब्लेम करें, 5 साल बीजेपी थी, 5 साल कांग्रेस, जी 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 तो किसी को ब्लेम नहीं करा जा सकता। हिमाचल में तो दोनों सरकारें जी 5 वर्ष के लिए, जो भी नई सरकार आई है, जिसको भी जनादेश मिला है, माननीय सुखू सरकार को मिला है, अब आप जो नीति निर्धारण करें पर्यावरण को ध्यान में रखकर करें, माँ प्रकृति का सम्मान कर करें, अन्यथा क्या होगा कि ग्रह योग ऐसे हैं कि आपको व्यक्तिगत जीवन में भी इसका कष्ट भोगना पड़ जाएगा। We are talking about the person who is sitting on the chair of chief minister. Not just chief minister, all ministers, all bureaucrats, जिनका कर्तव्य है काम करना। अभी गृह परिषद 2020 से 27 में बहुत सेंसिटिव चल रही है। इन 7-8 सालों को हम ग्लोबल रीसेट भी कहते हैं। पेंडेमिक जब आया था तब से दुनिया हिलना शुरू हुई। इस समय में गृह परिषद बहुत वोलेटाइल है। आप जो कमिट कर रहे हैं, आप जो मैनिफेस्टो में जो पार्टी बोलती है, प्लीज सोच समझ के बोलें, क्योंकि फिर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ज्योतिषीय देव प्रकोप आपके ऊपर भी आएगा। अभी हमने देखा, एक बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ इसमें, अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, मेरे ख्याल उनके चोट लग गई, नोटिस है 2-4 दिन पहले। राजनेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, पीपल इन पावर, सेलिब्रिटीज, क्योंकि सेलिब्रिटी जब कुछ बोलते हैं तो समाज पे प्रभाव पड़ता है। जी पीपल हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर, इसमें सिर्फ पीएम या सीएम नहीं आते, सारे जो पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर, आप प्लीज अपने आचरण को अभी ध्यान रखें। अपने जो आपने ओथ ली होती है अपने प्रोफेशन में, आप प्रोफेशन में ओथ होती है ना, एक लेते हैं, डॉक्टर ओथ लेते हैं, जो आपने ओथ ली अपने प्रोफेशन में, प्लीज बी ऑनेस्ट टू इट। देव प्रकोप बनकर आएगा। देव प्रकोप की बात करें, आपने ये भी लिखा था एक जगह पे कि भाई जो मांसाहार करते हैं उन पे देव प्रकोप बहुत तेजी से आने वाला है, उसके बारे में क्या जाना? घनघोर मांसाहार करते हैं, जो मांसाहार के नाम पर पर्यावरण में, प्राणी जगत में प्रदूषण और पीड़ा फैलाते हैं, घनघोर मांसाहार। जी, उसे देव प्रकोप उनके ऊपर किस तरह से? देव कौन है? देव माँ प्रकृति है, नेचर है, मदर अर्थ है। आप देखें तो एक सिग्निफिकेंट percentage, 60-70% of global carbon emission can be attributed to meat industry. Actually, fashion, high fashion, fast fashion, significant contributor in pollution. हम इन इंडस्ट्रीज में, इन सेक्टर्स को अपने आचार विहार, अपने मैरिज, ग्रीड, व्हाटएवर में बढ़ावा देते हैं, प्रदूषण फैलता है, फिर हम अक्टूबर नवंबर में खांसते हैं और कहते हैं दिल्ली गैस चैम्बर पर भी है। इस प्रदूषण में तो हम सबकी भागीदारी है ना। और जब वही तो देव प्रकोप होता है, कभी वो क्लाउड बर्स्ट बनकर आएगा, कभी वो बांटो बनकर आएगा। तो इज इट पॉसिबल कि हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा मैं, क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में फिर से हमें इस तरह की त्रासदी देखने को मिलेगी अगर हम लोग, मतलब जिस तरह से, जी आशा तो है कि बहुत निराशावादी आज सरकार, देखिए हम तो देवक हैं जी, सरकार कभी कोई होती है, कभी कोई होती है, पंचांग तो आजादी से पहले से सरकार है जी। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि मैं इंडिविजुअल लाइफ में किसी भी पार्टी को वोट दूंगा दूं, वो अलग बात है जी, पर एज अ पंचांगकार है ना ज्योतिषी, हमारा कर्तव्य है पीपल इन पावर, उनको ज्योतिष के अनुसार क्या एडवाइजरी है, क्या प्रेडिक्शन है, वो बताते रहना। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपनी मति का, प्रज्ञा का उपयोग करके अच्छी नीति निर्धारण करेंगे। तो मेरा इसमें जो एक पॉइंट है, अभी करंट सुखू सरकार और राजमाता बुशहर स्वयं राजनीति में आई है जी, भगवती भीमा कालिका का आशीर्वाद प्राप्त है जी। तो उम्मीद तो है, आशा तो है कि राजमाता बुशहर और श्रीमान सुखू जी अगले 5 साल ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे माँ हिडिंबा का, माँ प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि वो देव आशीर्वाद बिजली महादेव का, माँ हिडिंबा का आया तो बड़ी आपदा, ज्योतिषीय मत तो है कि कोई बड़ी आपदा नहीं आएगी। केवल इतना ही नहीं, सत्ता में आप और आगे जाएंगे।
बहुत बढ़िया। मैं इसी चीज को इसी नोट पे से खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोगों के लिए बचा भी रहना चाहिए। सरकार गिरेगी रहेगी, वो हम इस पे बात नहीं करना चाहते। मैं क्योंकि एक जानना चाहता हूँ ज्योतिष का क्या जो एक दृष्टिकोण है वो किस तरह से पड़ता है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, उसमें भी आपने कहा था कि गहलोत जी की सरकार जब गिरेगी, आपने पहले ही कह दिया था, और उसी के साथ कांग्रेस का जो पतन शुरू हो जाएगा। हालांकि 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो विल इट बी अभी डिमिनिश हो रही है या फिर खत्म ही हो जाएगी? सीजन 2021 में डॉलर 21 विश्वविद्यालय ब्लॉग प्रेरित किया था कि गहलोत श्रीमान गहलोत जी की जो गहलोत तत्कालीन सरकार, ये श्रीमान गहलोत जी की राजनीतिक दिनों की अंतिम मेजर पार्टी है। उसके बाद उनकी कोई राजनीतिक प्रगति सरकार यहाँ गिर जाएगी। वो भी हमने देखा कि गहलोत सरकार राजस्थान में जैसे ही भी मुझे कि तुरंत बाद एक डिफरेंस ऑफ इवेंट होती है, मतलब जिसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय पहचान नेशनल इम्पोर्टेंस से वो हमेशा के लिए खोती कर कुछ स्टेट्स में पावर सेंटर बनी रहेगी। राष्ट्रीय पहचान आईएनसी हमेशा के लिए खोती। क्योंकि अब जब आपने ये कहा है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी उसमें जुड़ जाती है अपने आप ही। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमेशा रहता है। तो बीजेपी में बात करें, बीजेपी के भविष्य की बात करें, उससे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह इज नॉट इन द पोजीशन कि प्रधानमंत्री की पोजीशन पे नहीं है, बट ही इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, और गृह मंत्री है। और उसके साथ साथ ऐसा माना जाता है इज द चाणक्य ऑफ राजनीति। बहुत ये किस तरह के योग होते हैं जो आपको इतनी प्रबलता से पहुंचाते हैं? क्योंकि देखिए, चन्नी जी मुख्यमंत्री बने थे, और उनका मुख्यमंत्री बनना और उससे हटना और इलेक्शन हार जाना एकदम से हो गया। यहाँ पर जब हम गृह मंत्री की बात करें, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट रहती है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक वर्चस्व देखने को मिलता है कि भाई बहुत से डिसीजन मेकिंग में देयर इज मोदी जी एंड देन देयर इज अमित शाह उनके बिल्कुल पीछे, चाहे और कोई जगह पे कोई भी हो। तो ये जो इस तरह का वर्चस्व जो अमित शाह की कुंडली में हमें देखने को मिलता है, वो क्या कारण है कि वो इतना स्ट्रांगली यहाँ पर आते हैं, जबकि एक समय पर ये व्यक्ति तड़ी पार कर दिया गया था अपने ही राज्य से? ये कैसे है? देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ। जो व्यक्ति राजनेता है जी, एमपी एमएलए मंत्री बन गया है, हम आप अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी कुंडली में पब्लिक लाइफ के अच्छे योग होंगे, तब वो वहां तक पहुंचे। जी, सिंपल सी बात है। अब किन्हीं की राजनीतिक यात्रा तो एमएलए एमपी पर ही रह जाती है। कुछ लोग गृह मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक बनते हैं। जी, कैसे होता है? कर्म से होता है। सिंपल आंसर। उन विशिष्ट व्यक्ति ने इस समय पब्लिक लाइफ में आए, इन्होंने अपने स्वभाव को, जनता को, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को श्रम देकर इस समय में समझा। इस समय से इस समय ये जीवन के कठिन समय में थे, यहाँ पर इन्होंने ये गलतियां कैसी करी। अपने खुद के विवेक से, किसी ज्योतिष की मार्गदर्शन से, कोई अपनी रैशनैलिटी से करेगा, कोई रैशनैलिटी प्लस एडवाइजरी से करेगा, कोई भी कारण रहो, और ऐसे ऐसे डिसीजन सही कर्म करते गए। यहाँ इन्होंने ये करा तो वो आगे जाते रहे। क्योंकि मैं ये प्रश्न क्यों किया, जैसे कि जब हम मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, तो आप इनको देखते हैं कि वो पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं थे। उन्हें जिस समय पर बनाया भी गया था फाइनेंस मिनिस्टर, जब 90s में वो बने थे, तो उस समय पर, उससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर थे एंड एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन ही वाज, और हाँ, उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी इलेक्शन एज इन जिसमें लोकसभा वगैरह का जो इलेक्शन है वो जीता नहीं है, वो राज्यसभा से बने थे। तो मैं उस तरह के योग की बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ 14 योग होते हैं जी, और वो भी आपका डेस्टिनी नहीं होती, कर्म करना पड़ेगा जी, ऑब्वियसली। मैं उस पर ध्यान दे रहा था। जैसे कि विपरीत राजयोग जी, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको तो जो सैम मानेकशॉ भारत के हमारे लेजेंडरी हमारे फील्ड मार्शल, एकेडमिकली एस्ट्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी। फिर इसमें ज्योतिष में भी कई नाम आते हैं, हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, ऐसी नेपोलियन बोनापार्टे देखे हैं। तो बहुत सारे हिस्टोरिक फिगर आते हैं जिनकी कुंडली में कुछ विशिष्ट योग होते हैं, जिसमें वो केवल
rise, and then at a very later age, very old age, peaceful बिल्कुल demise. कोई long prolonged illness नहीं आती. ये बड़े स्ट्रॉन्ग योग होते हैं ज्योतिष में, पर हाँ, इस डायरेक्शन में जाना, कर्म अपना ही करना पड़ेगा. मैं आपको एक बड़ी विचित्र चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी ऐसा ही होगा. डिक्लाइन तो नहीं होगा. मैं यही पूछना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी विल इट कीप ऑन राइजिंग? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ. डिक्लाइन तो नहीं होगा जीवन में. ये जस्ट गो ये अपने पूरे जीवन काल में जब तक ये संन्यास नहीं लेते वो इच्छा से, तब तक ये राइज ही करेंगे. क्या बात है. मतलब हम मान सकते हैं कि अगले इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपर हैंड है अकॉर्डिंग टू ज्योतिष दृष्टिकोण. अगली लोकसभा में जी अभी 2024 क्लियर कट अपर हैंड. भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी हमने बात की. आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी राइज करते रहेंगे. मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो चलिए उसके बारे में बात ना करके मैं पूरे भारत की बात करता हूँ. भारत एज ए नेशन, एज ए राष्ट्र हम जो हैं, क्या हमारा जिस विश्व में डंका बजेगा? क्या हम लोगों को जो एक हम कहते हैं विश्व गुरु की जो हमारी एक महत्वाकांक्षा अब दोबारा से बनी है कि हम दोबारा से जो विश्व गुरु का तमगा हमें पहले मिला था वो दोबारा अब हम चाहते हैं कि भाई हमें मिले. विल इंडिया बिकम विश्व गुरु अगेन? We are on the path जी. Chain reaction is underway. We are on the path. तो आने वाला समय जो आपने कहा कि ये ट्रांजिशन पीरियड है हमारे बीच में 2020 के बाद आएगा ये समय खत्म भी हो जाएगा, चला भी जाएगा. समय का यही तो एक विचित्र गुण है, वो आता है और चला जाता है. ये समय आएगा, ये चला जाएगा, नवीन समीकरण होंगे, हम छलांग मारना शुरू करेंगे. द गेम इज ऑन. एक और बात जो अभी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, रशिया है यूक्रेन के ऊपर भारी पड़ रहा है इस समय पर, और उसी के साथ इजराइल है वो गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर इस समय पर हमला कर रहा है. अभी जो लोगों के बीच में ये धारणा बन रही है कि हम एक विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो रहा है? 2018-19 के श्री विश्व विजय पंचांग में हमने कुछ वार्निंग दी थी जी. देवज्ञ की दृष्टि संस्करण में और अन्य संस्करणों में. उसमें से एक था कि 2019 ईस्वी के उत्तरार्ध पूर्वार्ध में, फर्स्ट हाफ में, किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर की स्मगलिंग, प्रोफिलरेज कुछ होगा. यदि इसे नहीं रोका गया तो 2019 के सेकेंड हाफ में इसका धमाका हो जाएगा, जिसके कारण मार्च 2020 आते आते दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी. कोविड की बात हो रही है यहाँ पे. ऑनेस्टली 2018-19 में मुझे लग रहा था कि कहीं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा. ये नहीं सोचा था कि एक एपिडेमिक आएगा. तो देखिए तो बड़ी मजेदार चीज हुई. अगस्त सितंबर में ही मेरे ख्याल पहला केस 0 वगैरह वगैरह आता है और ये स्मगलिंग हुई, प्रोलिफरेशन हुआ, एक्सीडेंशियल प्री लॉन्च हुआ, गलती से पहले फट गया. 2024 में फाड़ता था. खैर नहीं, इस सीक्वेंस ने बटरफ्लाई इफेक्ट अभी से लेकर 2028 तक दुनिया को हिलाना है. इसी को थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा. दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वॉर. एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन जी, डेमोग्राफिक इंटरवेंशन इन यूरोप जी, डेमोग्राफिक इंटरवेंशन इन सेंट्रल एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, and certain other things, including war between Hamas and Israel, ongoing war, where Israel was compelled to retaliate in self-protection and to ensure protections of its citizens for years to come, will expand. आगे कई सल्तनतें डगमगाएंगी, एक रिजीम गिर जाएगी, महिलाएं स्वर उठाएंगी, महिला सशक्तिकरण की फिर से क्रांति आएगी. इस क्रांति में शाह का ताज हिल जाएगा, गिर जाएगा, पाकिस्तान में आग लगी होगी, अफगानिस्तान अपनी सीमाओं को बढ़ाकर ड्यूरैंड को हमेशा के लिए डाइल्यूट कर देगा, माँ शारदा आशीर्वाद देंगी, शंखनाद होगा. 2028 आते आते मानचित्र बदल गए होंगे दुनिया के बहुत सारे. जो आज का ये पॉडकास्ट था, इसमें हमने जो लास्ट तक तो पहुंचते पहुंचते हम काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस पे, काफ़ी इंटेंस बातों पे हम बात की, और बहुत सी ऐसी बातें, क्योंकि बहुत विस्तृत ये हमारे बीच में ये विषय है जिस पे हम बात कर रहे हैं जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं.
कभी और अगर हमारे ऑडियंस चाहेंगे तो हम दोबारा चाहेंगे कि आप हमें आपका सानिध्य मिले और हम और चीज़ों पे बहुत डिटेल से बात करें। पर रोहित भाई, अभी आपने हमें अपना समय दिया और अपने इस बिजी शेड्यूल से हमें समय निकाल कर ये सारी बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देवियों और सज्जनों, आज का ये पॉडकास्ट रोहिताश भाई के साथ यहाँ पे आप लोगों के बीच में यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही आप कमेंट में बताइए कि किस एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक, अगर एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखना हो तो आप अगले टॉपिक किस पे बात करना चाहेंगे, रोहित भाई से हम दरख्वास्त करेंगे, ये दोबारा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।